हाँ जी, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक जो कि है हमारा परमाणु द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान से संबंधित एक परमाणु के द्रव्यमान से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उन सबको हम एक एक करके बारी बारी से एकदम इजी तरीके से समझेंगे। तो चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं और सबसे पहला टॉपिक हमारा होना चाहिए परमाणु द्रव्यमान। तो हम सीखेंगे परमाणु द्रव्यमान होता क्या है। तो देखिए परमाणु द्रव्यमान नाम से ही समझ में आ रहा है परमाणु का द्रव्यमान। तो एक परमाणु का द्रव्यमान क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। हम यहाँ पे इसको इस तरह डिफाइन करेंगे, एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अब देखिए जो परमाणु होता है वो तो बहुत छोटी चीज है। अब इतनी छोटी चीज है कि उसको तो तराजू पे मापना आसान तो होगा नहीं। तो जब आसान नहीं होगा तो किसी एक परमाणु के द्रव्यमान को मापा कैसे गया होगा। तो किसी भी एक परमाणु के द्रव्यमान को कुछ इस तरीके से नापा गया है। जैसे मान लीजिए अगर हमको एक चीनी का द्रव्यमान, एक चीनी के दाने का द्रव्यमान पता करना है तो क्या करेंगे, उसको एक अलग निकाल के तोलेंगे नहीं। हम क्या करते हैं, हम एक करते हैं उनका एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बना के हम जितने भी दाने होंगे सबका एवरेज निकाल लेते हैं। वैसे ही हम बहुत सारे परमाणु को एक साथ अध्ययन करते हैं और सबके द्रव्यमान का औसत निकाल देते हैं तो एक परमाणु का द्रव्यमान आ जाता है। तो हम सिंपल वैसे ही करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया था कि सबसे पहले लिया गया था कार्बन 12 को, मतलब कार्बन के दो समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। तो उसमें कार्बन 12 वाले को लिया गया था और उसके परमाणु के, उसके एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां हिस्सा लिया गया था और उसी को बोला गया था परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो परमाणु द्रव्यमान है ये कैसे लिया गया था। तो ये लिया गया था कार्बन 12 के परमाणु के, कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान का, द्रव्यमान का 1/12वां भाग, 1/12वां भाग क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। देखिए परमाणु द्रव्यमान को हम AMU से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, AMU से। इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक, एटॉमिक, M से होता है मास और U से होता है यूनिट, या इसको सिंपल में हम U से भी दिखाते हैं। तो एक U पूछा जाएगा कि एक U किसके बराबर होता है। तो क्या बोलेंगे हम, एक U कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग होता है जिसको हम परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। तो हम परिभाषा इसको दो तरीका से भी बोल सकते हैं। पहला तो एक परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं और दूसरा कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वां भाग को हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। क्लियर है। इसको किस में मापा जाता है, इसको मेजर किया जाता है AMU में, या सिंपल बोल सकते हैं तो U में। और एक U मतलब क्या होता है, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का, कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान का 1/12वां भाग को हम क्या बोलते हैं, AMU बोला जाता है, अर्थात 1U बोला जाता है। क्लियर है। अब देखिए जो 1U है इसको हम ग्राम में कितना माप सकते हैं, मतलब ग्राम में कितना बता सकते हैं। तो जो एक AMU होता है या एक U होता है इसका ग्राम में मात्रा होता है लगभग 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस का 24 ग्राम। तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो एक परमाणु का द्रव्यमान अगर हम निकालें ग्राम में तो कितना होता है, 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस का 24 ग्राम होता है। क्लियर है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान हमको पता है क्या होता है, 1.008 U होता है, लेकिन ये हाइड्रोजन के एक एटम का द्रव्यमान होता है, ना कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है। हाइड्रोजन कोई अकेला कण थोड़े मिलेगा, हाइड्रोजन जब भी मिलता है ग्रुप में मिलता है, अकेला तो मिलेगा नहीं, बहुत छोटा सा कण, उसके द्रव्यमान को हम माप ही नहीं सकते। लेकिन जब उसका एवरेज निकाला जाता है, बहुत सारे परमाणु जितने भी परमाणु होते हैं सबके द्रव्यमान का जब एवरेज निकाला जाता है तो एक परमाणु का लगभग 1.008 U आता है। और ये एक एटम का द्रव्यमान, हाइड्रोजन के एक एटम का द्रव्यमान होता है। लेकिन जब इसी को ग्राम में हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 24 से। ये हाइड्रोजन परमाणु के एक परमाणु का, हाइड्रोजन के एक परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान निकल के आएगा। क्लियर है। तो अगर हाइड्रोजन का कहीं द्रव्यमान U में लिखा है तो समझ जाएंगे किसी भी परमाणु का अगर द्रव्यमान U में लिखा है मतलब एक परमाणु की बात हो रही है। अगर अगर किसी भी परमाणु के ग्राम में बात हो रही है, किसी भी परमाणु के द्रव्यमान की बात
ग्राम में हो रही है तो समझ जाइएगा वहां पे हम ग्रुप की बात करने वाले हैं, क्योंकि ग्राम जो होता है, मात्रक जो होता है, ये किसी छोटे कण के लिए लागू नहीं होता है, किसी भी छोटे कण पे अप्लाई नहीं करते हैं, जब भी अप्लाई करते हैं बड़ी अमाउंट पे करते हैं। इसीलिए देखिएगा जहां भी ग्राम का यूज हुआ है तो समझ जाएगा वहां पे बड़े अमाउंट में यूज किया गया है, और जहां पे यू लिखा है तो समझ जाएगा केवल एक एटम की बात कर रहा है। तो अब देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान हम 1 ग्राम भी लिखते हैं, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान हम 1.008 जो भी लिखते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये केवल बात करें हाइड्रोजन के एक एटम का, लेकिन जो 1 ग्राम है ये हाइड्रोजन के एक एटम का नहीं बल्कि हाइड्रोजन के ग्रुप की बात करें, और उस ग्रुप में हाइड्रोजन के कितने एटम आएंगे तो वो आएंगे अवोगाद्रो संख्या के बराबर। और अवोगाद्रो संख्या कितने होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। इतने हाइड्रोजन के एटम के द्रव्यमान की बात हो रही है, तब जाके वो 1 ग्राम के बराबर आएगा। क्लियर? तो यहाँ से हम क्या सीखे, सबसे पहले सीखे कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। ये परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, और ये परमाणु द्रव्यमान कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को हम 1U कहते हैं। इसको मापा किसमें जाता है, ए में मापा जाता है, या हम सिंपल यू भी लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1U का मतलब क्या होता है, कार्बन 12 का परमाणु का द्रव्यमान लेंगे और उसका 12वां भाग निकाल देंगे, वही 1U के बराबर हो जाएगा। और 1U का ग्राम में मात्रा इतना होता है। यहाँ पे तो ऐसे कभी भी लिखा नहीं रहेगा, आपको एक परमाणु का द्रव्यमान कभी भी ग्राम में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो ये भ्रम में ना रहिएगा ग्राम में लिखा है मतलब ग्रुप की बात कर रहा है। जब भी ग्राम में लिखा होगा वहां पे ग्रुप की ही बात करता है, कभी भी एक सिंगल एटम के लिए ग्राम में हम यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे यू का। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे हम क्या देखें, जब भी बात किया जाएगा यू में मतलब एक एटम की बात होगी, और जब भी बात की जाएगी ग्राम में वहां पे इतने एटम की बात होगी। क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा दूसरा टॉपिक है आणविक द्रव्यमान। सेकंड टॉपिक देखेंगे हम आणविक द्रव्यमान। क्या होता है आणविक द्रव्यमान? जैसे परमाणु एक समूह बना लेते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, बंध बना के तो अणु बनाते हैं, और उस अणु में जितने भी परमाणु उपस्थित होते हैं सबके द्रव्यमान का योगफल क्या कहलाता है, अणु द्रव्यमान कहलाता है। तो इसको हम सिंपल सा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, मेरेज करेंगे। ओके, तो आणविक द्रव्यमान क्या होगा, किसी यौगिक में उपस्थित या किसी अणु में उपस्थित प्रत्येक परमाणु के द्रव्यमान का योगफल, प्रत्येक बोल सकते हैं किसी अणु में उपस्थित, किसी अणु या यौगिक बोल सकते हैं हम, किसी अणु या यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योगफल, सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योगफल क्या कहलाता है, आणविक द्रव्यमान कहलाता है। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का। अगर इस सल्फ्यूरिक एसिड का द्रव्यमान हम U में निकालते हैं, अगर इस H2SO4 का द्रव्यमान U में निकालते हैं तो समझिएगा H2SO4 के केवल एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, केवल एक अणु की बात हो रही है, ना कि इसके ग्रुप की बात हो रही है। लेकिन जब इसी का द्रव्यमान हम फाइंड आउट करेंगे ग्राम में, तो इसका मतलब क्या होगा, हम इसको इतने एटम की बात करें, H2SO4 के कितने कण मिलेंगे, तो वो मिलेंगे अवोगाद्रो संख्या के बराबर 6.02 इंटू 10⁻23 अणु मिलने वाले हैं। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आगे हम देख सकते हैं, इसका द्रव्यमान निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे यू में इसका द्रव्यमान कितना आएगा। हाइड्रोजन एक यू होता है, 2 को दिख रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस क्योंकि योगफल निकालना है हमको, सभी एटम का योगफल निकालना है अलग अलग करके। सल्फर का कितना होता है 32 यू होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 यू होता है, 4 को है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल जब सॉल्व करेंगे तो लगभग 98 यू आएगा, और ये 98 एक मॉलिक्यूल का होगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। H2SO4 की एक मॉलिक्यूल का द्रव्यमान कितना आएगा 98 यू। अगर इसी को ग्राम में लिखते हैं, 98 ग्राम लिखते हैं, तो ये एक मॉलिक्यूल का ना होके ये 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल का द्रव्यमान होगा। तो जब भी ग्राम में बात की जाएगी वहां पे ग्रुप का अध्ययन करेंगे हम, ग्रुप का निकालते हैं मास, एंड जब यू में निकालते हैं मतलब केवल एक मॉलिक्यूल या एक एटम की मास की बात हम करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा,
नेक्स्ट है हमारा औसत परमाणु द्रव्यमान। औसत परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? जब भी हम औसत निकालते हैं क्या करते हैं, जितने टर्म होते हैं सबको ऐड करके और उनकी संख्या से डिवाइड कर देते हैं, वही हमारे पास औसत निकल जाता है। तो यहाँ पे कुछ वैसा ही होगा, बस थोड़ा सा नियम अलग होगा। जैसे मान लीजिए ये बेसिकली यूज होता है समस्थानिकों के लिए, याद रखिएगा किसके लिए यूज होता है, ये बेसिकली यूज होता है समस्थानिकों के लिए, आइसोटॉप्स के लिए। यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है। जब हम औसत परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं, परमाणु द्रव्यमान जब निकालते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ गिवन मास, अर्थात उसका जो भी मास होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है वो, प्लस वो नेचर में कितना परसेंट मिल रहा है वो डिवाइड कर देते हैं हम 100। तो ये फॉर्मूला होता है। अब जितने भी समस्थानिक होंगे उनके जितने भी द्रव्यमान होंगे, परमाणु द्रव्यमान को यहाँ पे लिखा जाएगा, नेचर में जितने परसेंट मिलते हैं उसको यहाँ पे लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये निकल के आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। एग्जांपल से समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल क्या है, जैसे क्लोरीन जो होता है इसके दो समस्थानिक होते हैं, एक 1735 और एक होता है 1737, दो समस्थानिक हो गए। जो Cl35 होता है ये नेचर में लगभग 75% मिलता है, और ये जो होता है ये नेचर में लगभग 25% पाया जाता है। जब हम निकालेंगे कि इन दोनों का ओवरऑल एवरेज क्या होने वाला है, जैसे हम लोग पता है जब भी क्लोरीन की बात होती है हम उसका एवरेज द्रव्यमान कितना लेते हैं, 35.5 ग्राम या यू लेते हैं। वैसे ही यहाँ से हम निकाल कर चेक करेंगे तो इतना ही आने वाला है। देखिए कैसे निकालते हैं। समेशन का मतलब क्या होता है, सम होता है, कितने हैं समस्थानिक, दो है, मतलब दोनों का एवरेज निकाल के हम, सॉरी दोनों का हम कैलकुलेशन करके जोड़ देंगे। इसे देखिए क्या होगा, सबसे पहले दिया है मास। अगर इसके लिए हम देखें तो इसका मास कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे 35, प्लस में क्या होगा, सॉरी 35 प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई, परसेंटेज कितना है 75 है, यहाँ पे लिखेंगे 75 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 100, प्लस समीशन का मतलब होता है सम मतलब प्लस कर देंगे सबको। एंड सेकेंड वाले का क्या है, सेकेंड वाले का है हमारे पास 37 है, 37 इंटू में क्या हो जाएगा, कितना परसेंट मिला है 25%, और डिवाइड कर देंगे हम 100 से। देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, 25 से ये 4 बार में कटेगा, और ये 25 से काट देते हैं 3 और 4 बार में कटेगा। 35 से कितना हो जाएगा 105, 35 से 105 डिवाइड बाई हो जाएगा 4, प्लस का ये कितना हो जाएगा 37 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 105 प्लस का 37 डिवाइड बाई हो जाएगा 4, ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 37 5 42, तो ये हो जाएगा 142 डिवाइड बाई हो जाएगा 4, डिवाइड कीजिए 4 3 12, 2 2 4 5 20, और फिर 2 0 4 5 20, इतना ही हुआ आएगा। तो हम कुछ इस टाइप से औसत परमाणु द्रव्यमान फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर यू में लिखते हैं, अगर यू में लिखेंगे क्या होगा, केवल एक Cl के परमाणु की बात हो रही है। अगर इसी को हम ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल Cl परमाणु की बात हो रही है। देखिए अवगाद्रो संख्या को हम 1 मोल भी बोलते हैं। जो ये नंबर लिख रहे हैं 6.02 इंटू 10 के पावर 23, इसको हम 1 मोल भी यूज कर सकते हैं। आगे मोल पढ़ेंगे क्या होता है, फिलहाल ये समझिए कि इस नंबर को हम 1 मोल भी बोलते हैं। तो कुछ इस टाइप से हम कैलकुलेशन करते हैं। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसी के बेस पे हो जाएगा। जितने भी समस्थानिक होंगे सबका हम ऐसे ही करके ऐड कर देंगे, सब निकाल देंगे, तो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है ग्राम सूत्र द्रव्यमान, या केवल सूत्र द्रव्यमान भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं आणविक द्रव्यमान को, सेम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे सूत्र द्रव्यमान को। बस दोनों में एक फर्क है कि आणविक द्रव्यमान हम यूज करते हैं सहसंयोजी यौगिकों के लिए। इसके लिए यूज करते हैं हम, याद रखिएगा, सहसंयोजी यौगिकों के लिए यूज होता है। और जो सूत्र द्रव्यमान होता है ये आयनिक यौगिकों के लिए यूज होता है। ये किसके लिए यूज होगा, आयनिक
यौगिकों के लिए। बाकी दोनों का रूल सेम ही है, दोनों एक ही जैसे निकाले जाते हैं, जैसे हम निकालते हैं आणविक द्रव्यमान वैसे निकालते हैं हम सूत्र द्रव्यमान। लेकिन दोनों में मेन अंतर ये है कि जो आणविक द्रव्यमान होता है इसको ये सहसंयोजी यौगिकों के लिए निकाला जाता है, और जो सूत्र द्रव्यमान होता है ये आयनिक यौगिकों के लिए निकाला जाता है। बाकी दोनों का रूल सेम है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, NaCl। जो NaCl होता है एक आयनिक कंपाउंड होता है, और इसका जब हम निकालते हैं एटॉमिक मास या हम बोल सकते हैं फॉर्मूला मास सूत्र द्रव्यमान, तो सिंबल हम निकाल सकते हैं। जैसे उसका निकालते हैं, सोडियम का होता है 23 U प्लस का Cl का हो जाएगा 35.5 U, निकल के आ जाएगा 58.5 U। अगर U लिख रहे हैं तो समझ में आ जाएगा केवल एक NaCl मॉलिक्यूल की बात हुई है। अगर यहीं पे ग्राम लिखेंगे तो 1 मोल NaCl मॉलिक्यूल की बात हो रही होगी। क्लियर हो गया? तो हम दोनों का रूल सेम ही होता है, बस अंतर यही होता है, ये होता है सहसंयोजी यौगिकों के लिए और ये होता है आयनिक यौगिकों के लिए। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब सिंपल हम देखेंगे अगला मोलर द्रव्यमान, और ये हमारा आज लास्ट होने वाला है टॉपिक मोलर द्रव्यमान। देखिए आज हम जो भी द्रव्यमान से रिलेटेड कंफ्यूजन था सबको एकदम दूर कर देंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए और देखते रहिए यहाँ पे कैसे हम सबको क्लियर करते हैं। नामी छुपा हुआ मोलर द्रव्यमान मतलब 1 मोल एटम का द्रव्यमान, या 1 मोल मॉलिक्यूल का द्रव्यमान, या 1 मोल आयन का द्रव्यमान क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान। यहाँ पे मोल आ गया, मोलर आ गया, मतलब हम 1 मोल की बात करेंगे। तो 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान, कोई भी स्पीशीज हो सकता है, 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान, 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान कहलाता है, मोलर मास कहलाता है। यहाँ पे देखिए 1 मोल का मतलब क्या होगा, अभी बताए हम। 1 मोल का मतलब होगा उसमें कितने स्पीशीज आएंगे? 6.02 × 10⁻23। जब इतने अणु या परमाणु या आयन की हम बात करेंगे, इतने अणु परमाणु आयन कुछ भी हो सकते हैं, अगर उनके द्रव्यमान की बात करते हैं तो उन्हीं के द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं? मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसको फिर से एक बार रिपीट करके देख सकते हैं। अगर क्लियर एक बार में क्लियर हो गया तब तो और ही अच्छी बात है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।